नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एनसीईआरटी के सारांश के बारे में, जो कि संबंधित हो गया विज्ञान क्लास 7 से, यानी 7वें क्लास से संबंधित होगा। और इसमें हम अध्याय 13 और 14 को देखने वाले हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट होने वाला है। 13 और 14 अध्याय के जितने भी सारे महत्वपूर्ण कंसेप्ट होंगे उन सभी को हम देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के लिए, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप बीपीएससी, बीएसएससी या फिर सीटेट या बीपीएससी टीआरई और रेलवे या फिर पीसीएस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी सभी जानकारी के साथ शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के सीरीज, इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिखेगा चैप्टर का नाम, जो कि 13वां चैप्टर का नाम है गति एवं समय। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट होंगे उसको जानेंगे। छोटा चैप्टर होगा, इसीलिए इस दोनों 13 और 14 छोटा छोटा चैप्टर है, तो इनसे बहुत ही कम कंसेप्ट दिया गया है 7 क्लास में, और आगे के क्लास में अधिक कंसेप्ट दिया गया है। तो इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट है, इसलिए दोनों चैप्टर को एक साथ मैं वीडियो में कंसीडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो इससे चैप्टर के रिलेटेड जो फैक्ट है, जो टर्म्स है, ये आने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। इसमें कहा गया है, सबसे पहला शब्द है रेखा ग्राफ, उसके बाद ग्राफ, उसके बाद असमान गति, दोलन, चाल, सरल लोलक, आवर्तकाल, एक समान गति और समय का मात्रक। इन सभी चीजों के हम बारे में जानेंगे इस वीडियो में। इन सभी कंसेप्ट को समझते चलेंगे। इससे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्या आप जानते हैं, एक क्वेश्चन के तौर पे क्या कंसेप्ट दिया गया है, इसको जानते हैं कि भारतवर्ष में समय अनुरक्षण सेवा, यानी कि समय अनुरक्षण सेवा, भारतवर्ष में समय अनुरक्षण सेवा नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है। ध्यान रखेंगे इस बात को, यह एक कंसेप्ट के रूप में है। भारतवर्ष में समय अनुरक्षण सेवा जो है कि नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है, जहां जो है कि जिन घड़ियों का उपयोग किया जाता है वे समय अंतराल की माप 1 सेकंड में 10 लाखवें भाग यथार्थता के साथ कर सकती है। यानी कि जो समय हम लोग देखते हैं उसका जो है कि 1 सेकंड जितना होता है, उसका 10 लाखवें भाग तक वो काउंट करता है। ये जो प्रयोगशाला है उसमें काउंट किया जाता है। समझ सकते हैं इस बात को, कितने छोटे पैमाने पर इसको काउंट किया जाता है। यहाँ आगे कॉन्सेप्ट के बारे में जाने तो संसार की सर्वाधिक यथार्थ घड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जितने भी यथार्थ घड़ी, मतलब समझ लें कि जो प्रमाण के रूप में जो घड़ी है, जो मानक घड़ी जिसको बोलते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो वो सारे के सारे जो घड़ी हैं वो यूएसए के राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। यह घड़ी 2 करोड़ वर्ष तक चलते रहने के पश्चात 1 सेकंड तेज अथवा मंद होगी। ध्यान रखेंगे, यह एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर अगला फैक्ट के रूप में दिखाई देगा कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय, मतलब एक समय में, किसी भी इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो और फैक्ट आपके सामने दिखाई देंगे यहाँ पर कि आपने दैनिक जीवन में हम जो है, अपने दैनिक जीवन में हम जो है कि विरले ही लंबी दूरी तक अथवा जो है कि अधिक समय तक वस्तुओं की एक नियत चाल की गति करते हुए देखते होंगे। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाता है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। समझ रहे हैं बात को, वास्तविक चाल किसे कहते हैं, असमान गति किसे कहते हैं, या असमान चाल किसे कहते हैं, या फिर असमान जो है कि गति किसे कहते हैं, और एक समान चाल किसे कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देखिए तो कंसेप्ट नीचे निकल के आता है, कहता है कि सभी घड़ियों में आवर्त गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक होता है। यानी कि
समझ लें कि आवर्त गति का एक प्रकार से उदाहरण के रूप में देखें तो सरल लोलक होता है। ये जो देख रहे हैं ना, यह एक प्रकार का सरल लोलक का काम करता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ पर देखें, एक समान गति के बारे में बताया गया है। उसके बाद जितने भी घड़ी होती है, वो घड़ी में जो है कि आवर्त गति का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देख रहे होंगे, यह वाहन कुछ समय के लिए गति कर रहा है। यहाँ पर देखें तो घड़ी के बारे में बताया गया था, जो कि इसमें आवर्त गति का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो ये जानकारी है पीडीएफ प्राप्त करने की, जो कि संबंधित क्लास का पीडीएफ और समान प्राइस में आप ले सकते हैं। और इस क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करेंगे और साथ ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे पेमेंट स्लिप, तुरंत ही आपको A4 साइज में प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे पीडीएफ। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपके पास जानकारी निकल के आता है यहाँ पर कि सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। यानी कि सरल लोलक एक प्रकार से आवर्ती गति या फिर दोलन गति करता है। आगे बढ़ेंगे तो एक और फैक्ट है आपके सामने। आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेल वाले विद्युत परिपथ होते हैं और इन घड़ियों को जो है कि क्वार्टज घड़ी कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। कहा जाता है कि आजकल जो घड़ी बनाया जाता है, इसमें दो सेल होते हैं, जो सेल का जो है कि विद्युत परिपथ बने होते हैं, और इन घड़ी को क्या कहा जाता है, क्वार्टज घड़ी करते हैं। यानी कि हम लोग जो घड़ी इस्तेमाल करते हैं वह एक प्रकार से क्या होता है, तो क्वार्टज घड़ी होता है। आगे बढ़ेंगे तो समय का मूल मात्रक क्या होता है, तो सेकंड होता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो एक और जानकारी है कि चाल जो है कि दूरी बट्टे समय होता है। यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय आप जानते ही होंगे। अतः चाल का जो है कि मूल मात्रक आप देखें तो मीटर पर सेकंड होता है, जहाँ की SI यूनिट दूरी का होता है मीटर और जो है कि समय का होता है सेकंड। तो ये इस प्रकार से इसका जो है कि इसका यूनिट बन जाता है, चाल का यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकंड। इसके बाद और फैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीक को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो 50 किलोमीटर को हम 50 किलोमीटर्स नहीं लिख सकते हैं, इस प्रकार से एक वचन में लिखा जाता है, यानी कि सिंगुलर बनाया जाता है। देख सकते हैं 50 kms नहीं लिख सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। जैसे 8 सेंटीमीटर है तो 8 cms नहीं लिख सकते हैं, यानी अथवा जो है कि 8 cm लिखते हैं, न कि 8 cms नहीं लिख सकते हैं। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देखिए तो यह एक प्रकार का घड़ी है, जो कि जंतर मंतर आप जाइएगा न्यू दिल्ली में तो वहां पर आपको धूप घड़ी के रूप में एक प्रकार का दिखाई देगा। और यहाँ पर पहले के जमाने में जो घड़ी नहीं था, तो धूप के हिसाब से इस प्रकार से बनाया गया था ये खांचा, और उस खांचे को उसके छांव को देख करके जो है कि माप लिया जाता था कितना समय हुआ है। ये धूप घड़ी है। तो इस प्रकार से जानकारी भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत में धूप घड़ी कहाँ पर स्थित है, धूप घड़ी किसे कहा जाता है। तो जंतर मंतर जो है कि नई दिल्ली पे है, वहीं पर है यह धूप घड़ी। आगे जो फैक्ट देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि किस खोज के विषय में रोचक कहानी है। तो यहाँ पर देखें तो किसी दिए गए लोलक का आवर्त काल नियत होता है। किसी दिए गए लोलक का जो होता है आवर्त काल, वह नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीली जो कि 1564 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक जीवित थे, उनका कार्यकाल था, को सुना होगा कि कहा जाता है किस प्रकार से कि ये जो है कि गैलीलियो जो कहते कि सरल लोलक का आवर्त काल जो होता है एक प्रकार से नियत होता है। ये किनका कहना है, तो गैलीली का कहना है। आगे बढ़ेंगे ये सभी जानकारी के साथ, तो नेक्स्ट जानकारी पे चलते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में परमोचित या फिर छोड़ना या फिर प्रतिस्थापित करना की जो करने वाले रॉकेट है, वह प्रायः 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से, मतलब जो है कि चाल तक प्राप्त कर लेता है। यानी कि जब आप देखें तो जो रॉकेट जो होता है ऊपर प्रतिक्षेपित किया जाता है, उसे 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भेजा जाता है, तब जाकर के वह पृथ्वी की कक्षा में जाकर के परमोचित हो जाता है। इसी के साथ आगे जानकारी देखेंगे तो इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसकी चाल होती है। कुछ जीव है उसके चाल को हम देखेंगे लास्ट में। और इसी के साथ और जानकारी यहाँ पर है आपके सामने। आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा। इस प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्ड पर भी मीटर आप देख सकते हैं। तो ये मीटर लगे होते हैं वाहनों में, इसे चाल मापी कहा जाता है या फिर स्पीडोमीटर भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। और जानकारी देखेंगे, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, इस मीटर को जो है कि पथमापी कहा जाता है, ओडोमीटर कहा जाता है। ओडोमीटर आप देखेंगे कि जो वाहनों द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसको मापने के लिए
जो है कि ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है और उनकी स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, मीटर में दो प्रकार के मीटर होते हैं, एक प्रकार से स्पीड बताता है एक मीटर, एक सुई स्पीड बताते रहता है, और एक जो बताते रहता है कितना दूरी आपने तय कर लिया है। तो ये जो दूरी बताता है वो ऑडोमीटर होता है और स्पीड बताने वाला स्पीडोमीटर होता है। आगे देखेंगे तो ये एक फैक्ट के रूप में देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकंड होता है। यद्यपि तथापि अब ऐसे विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध है जो 1 सेकंड के छोटे समय अंतरालों को भी माप सकता है। इसमें से कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग और जहां तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल को माप सकती है। आपने माइक्रो सेकंड तथा नैनो सेकंड के बारे में सुना होगा। 1 माइक्रो सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है 1 नैनो सेकंड। आप समझ सकते हैं, यानी 1 माइक्रो सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है 1 नैनो सेकंड, और 1 नैनो सेकंड का 1 अरबा भाग होता है। आप देख सकते हैं 1 नैनो सेकंड का 1 अरबा भाग होता है, यानी कि 1 नैनो सेकंड जो होता है 1 नैनो सेकंड जो होता है सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है, और 1 माइक्रो सेकंड जो होता है सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतराल जो इतने छोटे समय अंतराल को जो घड़ी मापती है उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। खेलों में जिस समय मापने की युक्ति का उपयोग किया जाता है या फिर होता है वे सेकंड के 10वें भाग या 100वें भाग तक के समय अंतराल तक को माप सकता है, यानी कि स्टॉप वॉच जिसको बोलते हैं, जो कि एक जो सेकंड है उसके जो है कि 100वें भाग को या फिर 1/10वें भाग को माप सकती है ना। तो इस प्रकार से जो खेल में समय का यूज किया जाता है इस प्रकार से। और इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समय को शताब्दियों अथवा सहस्त्राब्दियों में जो है कि व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो विपरीत समय जो ऐतिहासिक रूप से जब हम समय की बात करें तो शताब्दी के रूप में हम बात करते हैं। शताब्दी यानी 100 साल, इसको समझ लें। सहस्त्रवादी मतलब 1000 साल, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से व्यक्त किया जाता था। और तारों तथा ग्रहों की आयु को प्रायः अरब वर्ष में व्यक्त किया जाता है। क्या आप उन काल अंतरालों के परास की कल्पना कर सकते हैं जिनमें से हम इन्हें व्यवहार करना पड़ता है, यानी कि जो हम इनको व्यवहार में ले सकते हैं। इस बारे में यहाँ पर बताया गया पहले के जमाने में इस प्रकार से समय को मापा जाता था, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो कुछ जानकारी है, कुछ फैक्ट है, उसको देख लेंगे यहाँ पर कि कुछ जंतुओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली जो है कि तीव्रतम चाल, अधिकतम जो है कि चाल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पूछा जाता है कई बार एग्जामिनेशन में कि बाज का अधिकतम चाल कितना होता है, तो एक 320 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जिसे आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसमें जो है कि 5/18 भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 बार में ये कट जाएगा और ये एक बार में ये 3 कट जाएगा, तो 6 का ये 18 हो जाएगा ना। तो 320 गुने 5/18, यानी कि जब मीटर में बदलना होगा तो 5/18 से गुना करेंगे, और जब किलोमीटर में बदलना होगा तो 18/5 से गुना करेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को, ये बताया गया है। उसके बाद चीता देख सकते हैं, चीता का जो अधिकतम चाल होता है 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह चल सकता है, दौड़ सकता है। ब्लू फिश को देखें तो 40 से 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। खरगोश 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। गिलहरी को देखें तो 19 किलोमीटर। घरेलू चूहे 11 किलोमीटर। मानव को देखें तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। भीमकाय जो कछुआ होता है वह 0.27 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। घोंघा का चाल कई बार पूछा गया है, यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। घोंघा का चाल 0.05 जो है कि किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है यह घोंघा। उसके बाद देखेंगे तो एक प्रकार से क्वेश्चन आप देखें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन या फिर सही संबंध के रूप में क्वेश्चन ही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। चाल बराबर दूरी गुने समय नहीं होता है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देखें तो चाल का मूल मात्रक आप मीटर प्रति सेकंड को आप लिख सकते हैं। और ये जो ग्राफ है देख सकते हैं, किसी बच्चे की आयु और भार को दर्शाता हुआ रेखा ग्राफ जो कहते हैं, तो इसी को रेखा ग्राफ के रूप में हम जानते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो फैक्ट के रूप में आपके स्क्रीन पे दिखेगा, जो कि इसी चैप्टर से निकल के आता है, फैक्ट या फिर सारांश कह लें।
उसको देख लेते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे कि 1 घंटे में कोई व्यक्ति जो है कि 5 किलोमीटर चलता है, तो इसकी जो चाल हो जाएगी उस व्यक्ति की 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरे से तेज चल रहा है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी देख सकते हैं को उस दूरी को चलने के लिए किए गए चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। इसका मूल मात्रक आप देखें तो मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि किसी वस्तु के चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर जो है कि हमें चाल प्राप्त होता है। यानी कि चाल बराबर देखें तो दूरी जो कि उसके द्वारा तय की गई दूरी है ना, और उसके बाद यहाँ पर समय है ना, चलने में लिए गए समय से विभाजित किया तो ये हमारा चाल स्पीड निकल गया। स्पीड बराबर d/t आप लिख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं अगला है आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती देख सकते हैं, लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों को बनाने में होता है। ध्यान रखेंगे, आवर्ती घटनाओं का उपयोग जो है कि समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग जो है घड़ी बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। वस्तुओं की गति को उसके दूरी समय ग्राफ द्वारा जो चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। इस बात को समझेंगे इस फैक्ट के। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका 14वां चैप्टर। देखेंगे यहाँ से कि विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत जानने वाले हैं हम। जो कि मेन फैक्ट होगा उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैटरी के बारे में जानेंगे, विद्युत परिपथ, विद्युत अवयव, लघु पथन, विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, विद्युत फ्यूज, सेल होल्डर। उसके बाद देख सकते हैं विद्युत संधारित्र, विद्युत तापीय और विद्युत का चुंबकीय प्रभाव और कुंडली। इन सभी जानकारी को देखेंगे। ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे फिगर जो दिख रहे होंगे चित्र, ये किनका चित्र है आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। ये थॉमस अल्वा एडिसन है जो कि बल्ब का खोज करने वाले यही हैं। उसके बाद देखिए तो विद्युत बल्ब का आविष्कार करने का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को दिया गया है। यद्यपि इसने पूर्व में अन्य वैज्ञानिक इस पर कार्य कर चुके थे। एडिसन विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेषक सहित लगभग 1300 आविष्कार किए हैं। उन्हीं के आविष्कार के बाद में जो है कि टेलीफोन का आविष्कार को सुगम बनाया जा सका। ध्यान रखेंगे इस बात को कि टेलीफोन का जो है कि विकास सामान्य तौर पे जो कि शुरुआती में थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा ही किया गया था। उससे पहले उसके बाद जो है कि कई सारे वैज्ञानिक ने उसे मॉडिफाई करके नए उपकरण को नए तरीके से टेलीफोन को बनाया। मेन तौर पे थॉमस अल्वा एडिसन को आविष्कार करने का श्रेय जाता है बिजली के बल्ब को लेकर के। आगे बढ़ेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का कोशिश कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक करिएगा। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिखेगा, थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ से देखेंगे तो स्क्रीन पे आपके स्क्रीन पे पहला पॉइंट दिखेगा। पहला पॉइंट में आप देख सकते हैं तो पहला पॉइंट में है विद्युत सेल के प्रतीक की जो है कि लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी जो रेखा छोटी और मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को दर्शाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे ये जो वाला टर्म है जिसको कहते हैं निगेटिव वाला टर्म, और जो ऊपर वाला जो लंबा वाला होता है उसे कहते हैं धनात्मक यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल। इस बात का अर्थ जानेंगे आप। यहाँ से नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाती है यानी कि गर्म हो जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि आप तापीय प्रभाव के बारे में जाने तो जब भी आप किसी भी तार से किसी भी कंडक्टर से आप जब बिजली को प्रवाहित करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ
तापीय प्रभाव आ जाता है, यानी गर्म होता है, तप्त होता है। तो उसी जो प्रभाव है, किस प्रभाव के कारण यह तप्त होता है, तो वो तापीय प्रभाव के कारण गर्म होता है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट, अपने जो है कि कमरों को गर्म करने के लिए अथवा जो गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे, यानी कि जो हीटर होता है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है, और जो ये तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव भी कहते हैं। अब तापन अवयव के रूप में जाने, तापन अवयव एक प्रकार से जो केवल अवयव होते हैं या फिर एलिमेंट होते हैं, जो विद्युत हीटर में आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो ये नाइक्रोम का तार होता है, तो ये एक प्रकार से तापीय अवयव होता है, इस प्रकार से जानेंगे। और साथ ही आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे कि प्रतिदीप्त नलिकाएं, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट, यानी कि प्रतिदीप्त जो नलिकाएं होती है उसे फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट कहते हैं, तथा सहंत तथा जो है कि सहंत प्रतिदीप्त लैंप, जैसे CFL जिसको बोलते हैं, CFL इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश का स्रोत होता है, यानी कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट होता है उनसे अधिक आपका CFL जो होता है वो रोशनी प्रदान करता है। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर विद्युत सेल का जो प्रतीक होता है इस प्रकार से होता है, विद्युत बल्ब का जो होता है प्रतीक इस प्रकार से होता है, स्विच का ऑन ऑफ की स्थिति जो होती है दर्शाने का कंडीशन ये होता है। उसके बाद देखें तो स्विच ये ऑन है, उसके बाद स्विच ऑफ के बारे में देखें तो ये है स्विच ऑफ के बारे में। और उसके बाद बैटरी का जो होता है सेल, यानी कि जो बैटरी का जो जोड़ा जाता है कई सारे बैटरी को एक साथ, कई सारे सेलों को एक साथ, तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंबल किस प्रकार से उसे निरूपित किया जाता है। उसके बाद संयोजी तार को देखें तो संयोजी तार इस प्रकार से उसे प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है पेज पर के। उसके बाद देखें तो यहाँ पर विद्युत बल्ब, ट्यूब लाइट या फिर CFL एवं LED के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। विद्युत बल्ब ये ट्यूब लाइट है, LED है और CFL इसे बोलते हैं। तो ये चीज यहाँ पर दर्शाया गया है, देखी होंगे आप लोग के घर में भी होगा। उसके बाद देखें तो प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL में पारे का वाष्पन होता है, यानी कि CFL या फिर प्रतिदीप्त नलिकाएं, यहाँ मरकरी जिसको बोलते हैं, ये प्रतिदीप्त नलिकाएं हैं CFL। और इस तरीके जो होते हैं उसमें जो है कि पारा जो होता है उसके जो है कि वाष्पन से यह जो है कि एक प्रकार से रोशनी को प्रदान करता है, और यह एक प्रकार से विषैला पदार्थ होता है। ध्यान रखेंगे जो पारा होता है एक प्रकार से विषैला होता है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट फैक्ट आपके स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ से कि विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाता है। ऐसा टूट फूट अथवा जो है कि तारों के विद्युत रोधन को हटाने के कारण हो सकता है। इससे लघु पथन या फिर शॉर्ट सर्किट, लघु पथन को शॉर्ट सर्किट के रूप में हम जानते हैं सामान्य भाषा में, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई विद्युत युक्तियां जो होते हैं संयोजित हो जाने के कारण इस प्रकार से होता है। इसके जो परिपथ में अतिभारण कहते हैं, जो इस प्रकार से जो होता है उसे परिपथ के लिए अतिभारण के रूप में हम जानते हैं। अतिभारण किसे कहते हैं, तो जब एक ही सॉकेट से बहुत सारे युक्तियां होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक गैजेट होती हैं उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, तो वह एक प्रकार से जो कि क्या हो जाता है, एक प्रकार से जो अतिभारण का काम करने लगता है, अतिभारण हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, तो टूट फूट जो तार जो कट जाता है उस एक साथ जुड़ जाते हैं, इस वजह से जो है कि लघु पथन या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड का पिक्चर आपको दिख रहे होंगे। यह एक प्रकार के वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो कई सारे चीजों का खोज किए थे। यहाँ पर देखें तो विद्युत फ्यूज का जो है कि खोज इन्हीं के द्वारा हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड के द्वारा किया गया था। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और तफसील से। यहाँ पर देखें तो विद्युत संधारित्र में उपयोग होने वाले फ्यूज को आप देखे होंगे, इस प्रकार से फ्यूज रहता है। ये MCB जिसको बोलते हैं, MCB जिसको बोलते हैं, आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदक के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। MCB का लघु परिपथ विच्छेदक भी कहा जाता है और इंग्लिश में सामान्य नाम में देखें तो MCB हम इसे जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे दिखेगा PDF प्राप्त करने की जानकारी, और सामान्य प्राइस में जो है कि आप संबंधित क्लास का PDF ले सकते हैं। इस QR कोड के माध्यम से पेमेंट करके पेमेंट स्लिप आप इस WhatsApp नंबर पे सेंड करके आप PDF A4 साइज में आप ले सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में।
आगे बढ़ेंगे और यहाँ देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिखेगा नेक्स्ट फैक्ट कि इसी प्रकार के प्रेक्षणों से हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ने भी आश्चर्यचकित किया कि वे जो है कि ऐसे व्यक्ति पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जब देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव का जो है कि खोज करने वाले थे ये क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड महोदय। यहाँ पर देखिए तो अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, जिनका खोज क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड नामक जो है कि वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड के द्वारा चुंबकीय प्रभाव यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किया गया। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग जो है कि चुंबक के निर्माण में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। कहता है कि सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित होंगे और इनमें से एक विद्युत चुंबक होता है, यानी कि जो है कि एक प्रकार से जब विद्युत घंटी की हम बात करें तो उनमें एक प्रकार से एक जो है कि विद्युत चुंबक के रूप में काम करते रहता है। यहाँ देखिए तो विद्युत चुंबक के रूप में यह फिगर भी दिखाया गया है कि इस प्रकार से जब हम किसी कील पर वायर को तांबे के वायर को लपेट देते हैं और इसमें जो है कि विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो यह जो इसका एक भाग होता है वह चुंबक जैसा व्यवहार करने लगता है। यहाँ पर देखेंगे तो विद्युत घंटी का एक मॉडल इसके परिपथ को दर्शाया गया है। यहाँ देख सकते हैं यह विद्युत घंटी है, इसके बाद यहाँ पर स्विच वगैरह लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो सारांश के रूप में आप देख सकते हैं इसी चैप्टर का 14 चैप्टर का जो है कि सारांश है कि विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है और इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है कि जब किसी तार को से जो है कि कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है यानी गर्म हो जाता है। यह जो है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के कारण गर्म होने की जो प्रवृत्ति है वह तार में आता है। इस प्रवाह के बहुत सारे अनुप्रयोग भी आप देखे होंगे। उसके बाद देखें तो कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से जो है कि पिघलकर टूट जाते हैं और इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज का निर्माण में किया जाता है। यानी कि जो फ्यूज होता है उसमें जो तार इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रकार से आप फ्यूज देखे होंगे। ये जो फ्यूज है इसमें ये जो टर्मिनल होता है एक प्रकार का ये टर्मिनल होता है और ये दोनों में तार जुड़े रहते हैं। ये तार जो होते हैं यह इस प्रकार से होता है, इसका जो है कि तापमान उच्च होता है, इस तार का जो है कि तापमान उच्च होता है और गलनांक जो होता है इसका बहुत ही निम्न होता है। ध्यान रखेंगे। आगे है देख सकते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ देखेंगे तो जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे जो है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के रूप में हम जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लपेट हुई विद्युत धारा मतलब धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है और विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियां के रूप में जो है कि प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबक का जो है कि हम बहुत सारी युक्तियों में इसका प्रयोग करते हैं, बहुत सारे गैजेट में इसका प्रयोग करते हैं। यहां से देखेंगे कुछ क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो पूछा जा रहा है कि विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके जो है कि किस टर्मिनल को दर्शाता है। तो लंबी रेखा धनात्मक टर्मिनल को दर्शाता है, पॉजिटिव टर्मिनल को दर्शाता है। ध्यान रखेंगे। ख नंबर में देखेंगे कि दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं। तो विद्युत देख सकते हैं 2 या अधिक विद्युत के जो सेल होते हैं उसके संयोजन को क्या कहते हैं। तो बैटरी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट है कि जब किसी विद्युत हीटर की स्विच को ऑन करते हैं तो इसका जो है कि रक्त हो जाता है यानी लाल हो जाता है। यह किस लिए होता है कि जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को हम ऑन करते हैं तो इसका जो है कि रक्तताप हो जाता है यानी लाल हो जाता है तार। इसका क्या तो मतलब कुंडली जो है कि लाल हो जाता है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर जो है कि आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं। तो फ्यूज कहते हैं।
फ्यूज कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ये जो फ्यूज होता है, ये फ्यूज क्या होता है, तो जैसे ही ताप बढ़ेगा तो ये जो फ्यूज का तार होता है वह जो है कि गल जाता है, टूट जाता है, जिससे कि विद्युत धारा डिस्कनेक्ट हो जाती है और जो तापीय प्रभाव हुआ रहता है, जो गर्म हुआ रहता है तार, वह कुछ समय के लिए ठंडा होने लगता है। आगे बढ़ेंगे तो आपको नेक्स्ट चैप्टर दिखेगा, जिसका वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर को। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ लाइक करिएगा हमारे इस वीडियो को, और नए होंगे इस चैनल पे तो इस प्रकार के सीरीज देखने के लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।